वेलकम टू रिवीव एग्ज़ाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया? विजया बैंक और देना बैंक। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा समामेलन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। भारत सरकार ने 17 सितंबर 2018 को देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय का प्रस्ताव रखा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में स्थित है। भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को बैंक ऑफ बड़ौदा का राष्ट्रीयकरण किया। इसके अलावा 2019 में ही सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया और इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में विलय हो गया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 2019 में आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक में विलय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, चित्रकारी की चित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? उड़ीसा। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली उड़ीसा की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली एक पारंपरिक और कपड़ा आधारित स्क्रॉल सूची चित्रकारी है। इसके अलावा कलमकारी आंध्र प्रदेश और मंदाना चित्रकारी राजस्थान की और मधुबनी चित्रकारी बिहार की प्रमुख लोक चित्रकारियां हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? सिक्किम। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर पूर्वी भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों के परिवार में शामिल हैं मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है? द हेग। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ICJ की स्थापना जून 1945 में हुई थी। इसके अलावा यूनेस्को के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है और यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये एक बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या थी? सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है जो 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यह किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य भी कहा जाता है। बहुत सी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है? बाल गंगाधर तिलक को ही। और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी
बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। उन्होंने मार्च 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित हुए? गुवाहाटी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का ये तीसरा संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में 20 खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। साइकिलिंग और लॉन बाउल्स इस संस्करण के आयोजन के नए अतिरिक्त खेल थे, यानी कि नए खेल के रूप में साइकिलिंग और लॉन बाउल्स को पहली बार इसमें सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गोबी मरुस्थल महाद्वीप में स्थित एक बड़ा मरुस्थल है। एशिया महाद्वीप में स्थित एक बड़ा मरुस्थल है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गोबी मरुस्थल का विस्तार किन देशों में है? मंगोलिया और चीन दोनों के अधिकांश हिस्सों में ये फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल एक कैसा है? ठंडा मरुस्थल है और विश्व का ये सबसे बड़ा 5वां मरुस्थल है और इसका कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सबरीमाला मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। ये भगवान अयप्पा का एक पवित्र निवास है और भारत में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। यह केवल मंडल पूजा, मकर विलक्कू और विशु के दिनों में और हर मलयालम महीने के पहले दिन के दौरान पूजा के दिन ये खुला रहता है। सबरीमाला जाने के लिए कम से कम 41 दिनों का ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जोजिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसके कश्मीर घाटी को इसके पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों के साथ और उत्तर पूर्व में सिंधु घाटी को पूर्व में जोड़ता है। जोजिला की समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर और यह दुनिया के सबसे विश्वासघाती दर्रों में से एक है। जोजिला सुरंग परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। अब इसके अलावा इस विकल्प में नाथुला, बरालाचा और जेलेपला दर्रे का उल्लेख है, इसलिए हम इन दर्रों के बारे में भी जान लेते हैं। बरालाचा मार्ग हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले को जोड़ता है, बरालाचा। और उसके बाद जेलेपला सिक्किम को तिब्बत और चीन के स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। नाथुला सिक्किम के तिब्बत और चीन के स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। रोहतांग कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत और चीन के स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र भारत सरकार का एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। इसे रूस देश की कंपनी NPCIAL के सहयोग से बनाया गया। इसकी क्षमता 6000 मेगावाट है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र का निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की सूची में है? कोल इंडिया लिमिटेड, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 2021 तक कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। 2,59,016 जनशक्ति के साथ सबसे बड़े कॉर्पोरेट नियोक्ताओं में से एक है। यह भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के स्वामित्व में आता है। एक और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय
भारत के किस राज्य में है? कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में है। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है? 10। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब मोल क्या होता है? मोल का प्रयोग किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का निर्माण करने वाले कणों की संख्या है। एक मोल में ठीक 0.022140076 इंटू 10⁻23 प्राथमिक कण होते हैं। एक मोल में इतने प्राथमिक कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अर्ध उच्च गति सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस की है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये कितने दिनों में बनी, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ हुआ, इस सब की जानकारी अभी देख लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत एक अर्ध उच्च गति सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हम ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चलती है। ट्रेन 18 कितने महीने में बनकर के तैयार हुई? 18 महीनों में ये बनकर तैयार हुई और ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया। भारतीय रेलवे वर्तमान में 2 वंदे भारत ट्रेन संचालित करता है, एक दिल्ली से वाराणसी और दूसरी वाराणसी से कटरा के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस गतिमान एक्सप्रेस के बाद दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। अब अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ? 1556, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अकबर और हेमू के बीच में 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें विपक्ष में कौन था? पानीपत का द्वितीय युद्ध सम्राट हेमचंद्र, विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच में हुआ। हेमू वह हिंदू राजा था जिसने दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन किया। बैरम खान के नेतृत्व में एक निर्णायक मुगल जीत में यह लड़ाई समाप्त हुई। युद्ध ने दिल्ली के सिंहासन के लिए मुगल अफगान प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया। अकबर ने 18 वर्ष की आयु में राज्य का शासन ग्रहण किया। अब यहाँ पर हमने जान लिया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ है। द्वितीय युद्ध तो आपने समझ लिया अभी, और पानीपत का एक तीसरा युद्ध भी हुआ है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में ये हुआ है। ये मुगल शासक बाबर और लोदी वंश के बीच में लड़ा गया। बाबर की जीत के बाद युद्ध समाप्त हुआ और मुगल वंश की स्थापना पानीपत युद्ध के बाद ही मानी जाती है। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। यह मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी के अधीन हमलावर अफगान सेना के बीच लड़ा गया। युद्ध का अंत अहमद शाह दुर्रानी की जीत के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी और क्यों की गई थी? इस प्रश्न के इसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और क्यों की गई थी? प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुख्य पत्र प्रकाशित किया जाता था। अब अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजतरंगी के लेखक कौन है? कल्हड़। और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये भी पूछा गया है। और ये कौन सी शताब्दी में लिखा गया है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो उस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग जान लेते हैं। कल्हड़ द्वारा लिखित
राजतरंगिणी ऐतिहासिक पुस्तक है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। राजतरंगिणी शब्द का अर्थ राजाओं की नदी है। कल्लड़ ने राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी 1100 से 1150 में की है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। क्यों? इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसमें एक माध्यम से यात्रा करने वाले संपीड़न और विरलन होते हैं। ध्वनि निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और वायु के कण के संचरण की दिशा में इधर उधर कंपन करते हैं। और इसके अलावा ध्वनि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ध्वनिकी कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। और ध्वनि की आवृत्ति कितने हर्ट्ज होती है? 1 हर्ट्ज होती है। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। हाँ, मनुष्य कितने से डेसिबल किलो हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकता है? मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच ही सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की भूमि, किस भारतीय राज्य की भूमि मुख्य भूमि सबसे किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गुजरात में भारतीय राज्यों में सबसे लंबी मुख्य भूमि है। भारत में समुद्र तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर में मुख्य भूमि में 5422.6 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्र में 2094 किलोमीटर शामिल है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 550, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ में लोकसभा की है। लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। इसे हाउस ऑफ द पीपुल भी कहा जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 550 निर्धारित की गई है। इसके अलावा लोकसभा के गठन के बारे में और लोकसभा की सबसे लंबी लोकसभा कौन सी रही, सबसे छोटी लोकसभा कौन सी रही, इन प्रश्नों के भी आपको आंसर पता होने चाहिए। लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। 1971 से 77 तक 5वीं लोकसभा भारत की सबसे लंबी लोकसभा है। 1998 से 1999 तक 12वीं लोकसभा भारत की सबसे छोटी लोकसभा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? चिकन पॉक्स, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाला रोग है जो वैरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाला है और वैरिसेला जोस्टर वायरस से चिकन पॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? रेशम की खेती से, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सेरीकल्चर कैटरपिलर लार्वा को पालने के माध्यम से कच्चे रेशम का उत्पादन होता है। बॉम्बेक्स मोरी रेशम की खेती के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला और गहन अध्ययन रेशम कीट है। रेशम एक फाइबर है जो सेरिसिन और फाइब्रोइन नामक प्रोटीन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया विषय बताइए। बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है और इसमें हर साल लगभग कितने देश शामिल होते हैं? इस प्रश्न के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस समुद्री प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से लेकर स्थायी खपत और वन्यजीव अपराध तक के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और कार्यवाही करने के लिए एक वैश्विक मंच है।
1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया विषय बायोडायवर्सिटी है। 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कोलंबिया ने की थी और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में सालाना लगभग 143 से अधिक देश भाग लेते हैं। और यहाँ पर बात है संयुक्त राष्ट्र की, जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पता चल जाए कि उसके बारे में आप जानकारी निकाल सकते हैं, तो जानकारी निकालिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र है और संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैंने अभी आपको इसी क्वेश्चन में बताया है कि इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है। आप वीडियो पॉज करके एक बार ध्यान से सोचिए कि हमने आपको क्या बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? पिनाका, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पिनाका क्या है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, पिनाका के लिए पिनाका को किस सेना के लिए बनाया गया है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इन सब प्रश्नों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। पिनाका डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया एक बहु बैरल रॉकेट सिस्टम है। पिनाका को भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है। इसका निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह 45 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं स्थित है। तो कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। बुलंद दरवाजा गुजरात पर अकबर की जीत के स्मरण में बनाया गया था। ये प्रश्न भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण किसकी स्मृति में, कौन सी जीत की स्मृति में मनाया जाता है? तो गुजरात विजय की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। हिंदू और फारसी शैलियों की मिश्रित वास्तुकला से इसको बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाजा को लोकप्रिय रूप से जीत का द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ये रहा। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक के लिए प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। दांडी गुजरात के किस जिले में है? अब ये तो आपने कई बार सुना होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती दांडी तक के लिए, लेकिन अब उससे भी अंदर का भी प्रश्न पूछ रहे हैं। गुजरात के किस जिले में है? गुजरात के नवसारी जिले में है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक यात्रा शुरू की। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है। गुजरात का नवसारी जिला सूरत और मुंबई के बीच में स्थित है। नवसारी और सूरत का जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च 1930 में हुआ था। 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानूनों के विरोध में नमक सत्याग्रह किया। 2019 में भारत सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नमक मार्च को मनाने के लिए दांडी में एक राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। इन सब के प्रश्नों के भी आपको जवाब पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के थे? 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में किया और इसके अलावा वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे। वह और इसके अलावा एकमात्र उनके बारे में ये जानकारी है कि वह निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। वह पिछले राष्ट्रपति चुनाव में विफल होने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति भी हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के साथ काम किया। वह किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। वह अपने पद से इस्तीफा देने वाले भी लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी हैं।
अगला क्वेश्चन है 2019 के 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अच्युतम नंबूथरी को, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्युतम नंबूथरी एक कवि और निबंधकार और मलयालम में लिखा करते थे। अब अच्युतम नंबूथरी के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। अच्युतम नंबूथरी 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें विजेता थे। इनका पूरा नाम क्या था? अच्युतम नंबूथरी। वह भारतीय कवि और निबंधकार थे जिन्होंने मलयालम में लिखा। 1973 में उन्हें ओडक्कुजल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1997 में वल्लथूल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उन्हें 2008 में एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2012 में उन्हें वायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2017 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अच्युतम नंबूथरी की उल्लेखनीय कृतियां नीचे लिखी गई हैं, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस अधिनियम के लाने की क्या जरूरत थी? ये अधिनियम क्यों लाया गया, ये कब लाया गया, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित समझ लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर ये अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 26 धाराएं और 4 अध्याय हैं। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में अंतिम बार संशोधन 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। इन 15 सदस्यों में 5 स्थायी हैं और 10 स्थायी हैं, अस्थायी हैं, जिसमें स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? लाइकेन, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब सहजीवी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। एक पारस्परिक संबंध जिसमें जीव एक साथ रहते हैं और अपने आश्रय और पोषक तत्वों को साझा करते हैं, क्या कहलाते हैं? सहजीवी संबंध कहलाते हैं। लाइकेन 2 या 2 से अधिक निकटता से परस्पर क्रिया करने वाले जीवों और एक कवक और एक या एक से अधिक भागीदारों से बने होते हैं, जिन्हें फोटोबायोंट कहा जाता है। लाइकेन अपने पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ रहने वाले शैवाल और कवक का एक संघ है। कवक आश्रय प्रदान करता है और लाइकेन शरीर के अंदर शैवाल के लिए नमी बनाए रखता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए शैवाल आवश्यक है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार खाद्य सामग्री को कवक को प्रदान करता है। सहजीवी संबंध के उदाहरण कौन कौन से हैं? मधुमक्खी और फूल के बीच का संबंध, राइजोबियम बैक्टीरिया और फलीदार पौधे का संबंध, एनीमोन और एक क्लाउन फिश के बीच में संबंध, ये सहजीवी संबंध के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? मालदीव, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मालदीव की स्थापना कब हुई थी? मालदीव में कितने देश सदस्य हैं? नहीं, बिमस्टेक में कितने सदस्य देश हैं? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना क्यों की गई थी? बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या है? इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। बिमस्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का संक्षिप्त नाम बिमस्टेक है।
यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं। यह एक सन्निहित और क्षेत्रीय एकता का गठन करते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसमें 7 देश सदस्य हैं जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से 2 देश भूमिबद्ध हैं? पराग्वे और बोलीविया। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पराग्वे और बोलीविया भूमिबद्ध देश हैं। अब मैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक है। पराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका के 2 लैंडलॉक देश हैं। भूमिबद्ध देश क्या है? भूमि से घिरा देश एक ऐसा देश होता है जिसकी समुद्री जल निकाय तक कोई पहुंच नहीं है और यह पूरी तरह से भूमि से ही घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। श्री गुरु गोविंद जी सिखों के 10वें गुरु थे। वे गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। उनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था। सिख धर्म को अपना धर्म मानने वाले खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह को अंतिम मानव सिख गुरु भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? 60 किलोग्राम ही रहेगा। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब द्रव्यमान क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी के समान ही रहेगा। द्रव्यमान स्थान के अनुसार नहीं बदलता है। पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर समान है और 60 किलोग्राम के बराबर है। द्रव्यमान पिंड में पदार्थ की मात्रा की माप है। द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। यह परिमाण रहित होता है। पिंड का द्रव्यमान समय पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता और द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया? 2013। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। यह इसरो का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। यह मिशन 24 सितंबर 2014 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में अंतर स्थापित हो गया। मिशन को मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान, मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाने और निरीक्षण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह एक प्रोग्राम का संग्रह है जो कंप्यूटर के समग्र संचालन को नियंत्रित करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच एक इंटरफेस के रूप में भी काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, विंडोज, उबंटू, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन बीएसडी और मैक ओएस। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को इसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई इसका संक्षिप्त नाम है। सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है। सभी डेटा प्रसंस्करण सीपीयू के अंदर किया जाता है। सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं, एक अंकगणितीय और तार्किक इकाई, नियंत्रण इकाई और मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर का सीपीयू कंप्यूटर पर चलने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त होने वाले सभी निर्देशों को पालन करता है, संभालता है।
अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूनिफॉर्म की यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक पता है जिसका उपयोग वेब रिसोर्स के नाम की पहचान करने के लिए किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक वेब पता है जो वेब पेज को दर्शाता है। प्रत्येक मान्य यूआरएल एक यूनिक रिसोर्स को इंगित करता है। जैसे अब ये देख लीजिए, ये यूआरएल का उदाहरण है। इस तरीके से यूआरएल लिखा जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा 28 दिसंबर शिफ्ट 1 के ये जो 40 प्रश्न हैं, इनमें से आपने कितने प्रश्न सही किए, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये था आज का हमारा 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 आरआरबी एनटीपीसी का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।